हरियाणा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर तेज हो चुका है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई। सूत्र बता रहे हैं कि 90 में से 55 नामों पर मुहर लग चुकी है। कल इन 55 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़वाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 55 नामों पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लग चुकी है। उधर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से पार्टी आलाकमान को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। दरअसल सिरसा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है, तो वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन मन ही मन में वो खुद को सीएम पद का दावेदार कहते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने कल उन सांसदों के अरमानों पर पानी फेर दिया जो विधायकी लड़कर के सीएम की कुर्सी तक जाने की हसरत पाले बैठे थे। इधर बीजेपी के सामने हरियाणा में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का एक चैलेंज है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में अहम मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर के हर एक पार्टी इस समय अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। जो अहम संभावित नाम है उसमें कौन कौन है? नायब सिंह सैनी पहला नाम, जो कि लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ सकते हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी से चुनाव लड़ते आपको नजर आ सकते हैं। फिर प्रमोद विज पानीपत से, मूलचंद्र शर्मा बल्लभगढ़ से, तेजपाल तंवर सोहना से, दीपक डागर पृथला से, गौरव गौतम पलवल से, महिपाल दांडा जिंद से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय सिंह यादव नांगल से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये कुछ संभावित नाम है जो हमने आपको बताया, क्योंकि बीजेपी अंदर ही अंदर इस समय मंथन कर रही है। हरियाणा में हैट्रिक का प्लान है बीजेपी का। सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है। नड्डा के घर पर कल ही ये मीटिंग हुई। अमित शाह भी बैठक का हिस्सा थे। सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहे। 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होना है और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही हरियाणा का भी हो जाएगा। तो ये कुछ संभावित नाम थे, लेकिन कांग्रेस का खेल क्या होने वाला है? कांग्रेस का हरियाणा प्लान क्या कहता है? सत्ता में वापसी की एक बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के पास। इसके साथ ही मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का भी ऐलान कांग्रेस कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में ये बड़ा फैसला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता भी शायद साफ हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। टूट सकती है शैलजा की आस, सुरजेवाला भी रेस से बाहर ही समझिए। शैलजा सुरजेवाला दोनों ही सांसद हैं। खड़गे चाहे तब भी सांसद को टिकट अगले हफ्ते आ सकती है। ये पूरी लिस्ट सीएम फेस घोषित नहीं करेगी कांग्रेस, ये भी जानकारी मिल रही है। तो यहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और ऐसे में बीजेपी की अलग रणनीति, कांग्रेस भी अलग अलग रणनीतियां इस समय बना रही है। हालांकि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी इच्छा खारिज होती हुई नजर आ रही है। दोनों को ही शायद टिकट ना मिले, ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। 90 सीटों का ये रण होने वाला है और हर एक पार्टी इस समय कमर कस रही है। बीजेपी सीसी की भी बैठक कल देर शाम तक हुई और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि लगभग 55 नामों पर फैसला हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है, संभवतः कल भी हो जाए। और कांग्रेस भी अलग अलग रणनीति बना रही है। हालांकि अंदरूनी गुटबाजी की खबर कांग्रेस से इस समय आ रही है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन हो सकते हैं, तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज का नाम भी इसमें शुमार, नायब सिंह सैनी, इन लोगों के नाम पर मंथन पहले ही हो चुका है। असीम गोयल के नाम पर भी मंथन हो चुका है। तो ये संभावित कुछ चेहरे हैं जो आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन एक अलग रणनीति के तहत बीजेपी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में अगर हैट्रिक बीजेपी को लगाना है तो रणनीति अलग और गुटबाजी से परे कैसे बीजेपी लोगों को साथ लेकर के आए, ये एक अहम चुनौती इस समय बीजेपी के लिए है। और चुनौती कम कांग्रेस के लिए भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह की भी खबरें मिल रही हैं। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद उनकी जो इच्छा है वो खारिज होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी हरियाणा के लिए एक अलग तरह की रणनीति पर काम करें, क्योंकि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी से रोकना है
तो अलग रणनीति कांग्रेस को तय करनी पड़ेगी और इसी पर लगातार सभी पार्टियों में लगभग मंथन चल रहा है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आम आदमी पार्टी भी इस बार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इस बार हरियाणा से भी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर के बैठकों का जो दौर है वो इस समय तेज है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई। सूत्र बता रहे हैं कि 90 में से 55 नाम पर मुहर लग चुकी है। कल इन 55 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़वाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 55 नामों पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लग चुकी है। उधर कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की वजह से पार्टी आलाकमान को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। दरअसल सिरसा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले खुलकर ना कह रहे हों, लेकिन मन ही मन में वो खुद को सीएम पद का दावेदार कहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कल उन सांसदों के अरमानों पर पानी फेर दिया जो विधायकी लड़कर सीएम की कुर्सी तक जाने की हसरत पाले बैठे थे। इधर बीजेपी के सामने हरियाणा में हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का चैलेंज है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होना है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में अहम मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री से यहां का जो मुकाबला है और दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी के स्पेशल 55 कौन कौन हो सकते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी को लाडवा से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया जा सकता है। असीम गोयल को अंबाला सिटी से टिकट मिल सकता है। प्रमोद विज को पानीपत से टिकट मिल सकता है। मूलचंद्र शर्मा वल्लभगढ़ से टिकट, तेजपाल तंवर सोहना से टिकट दिया जा सकता है। दीपक डागर पृथला से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरव गौतम पलवल से चुनाव लड़ते दिख सकते हैं आपको। महिपाल डांडा जिन से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय सिंह यादव नांगल से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम तक पहुंची है। बीजेपी अंदर खाने इस समय मंथन कर रही है, क्योंकि जीत की हैट्रिक बीजेपी को लगाना है और ये एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए चुनौती कांग्रेस है, तो फिर आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी अकेले हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं, उनकी पकड़ क्या हो सकती है, कांग्रेस अपना प्रदर्शन कैसे कर सकती है, क्या कांग्रेस वापसी के रास्ते इस समय जब तलाश रही है, तो फिर जिताऊ कैंडिडेट पे इस समय कांग्रेस की नजर है। ये तमाम अहम सवाल इस समय बीजेपी के लिए भी हैं और हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे में एक रणनीति बीजेपी बनाते हुए और उसका काउंटरपार्ट तलाशते हुए आपको कांग्रेस जरूर नजर आएगी। लेकिन बीजेपी अंदर खाने जो मंथन कर रही है, कल दिन भर लगभग मीटिंग चली है, फिर कल देर रात बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक होती है और फिर लगभग 55 नामों पर मुहर लग गया है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है। सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी है, ये जानकारी मिली है। नड्डा के घर पर कल ही मीटिंग भी हुई। अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। 55 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, फिर 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे हरियाणा चुनाव के। कांग्रेस का भी हरियाणा का प्लान पूरी तरीके से सेट होता दिख रहा है। सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का फैसला भी कांग्रेस आलाकमान कर सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, उस मीटिंग में ये बड़ा फैसला संभवतः लिया जा सकता है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता लगभग साफ बताया जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पे मुहर भी लग जाए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हमने पूरे इस प्लान को देखा है हरियाणा चुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाए, वहीं कांग्रेस के लिए भी राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां चुनावी मैदान में उतर रही है। जीत के आए या ना आए कांग्रेस, लेकिन कम से कम वोट कटने की जो संभावना है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर तरीके से हो सकती है। तो इस समय वहां आपको क्या नजर आ रहा है, वहां रणनीति किस तरीके से बदली जा रही है, और उस नाम का भी जिक्र कीजिएगा जिस पर संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि लगभग 55 नाम है जो सामने आ सकते हैं 1-2 दिन के अंदर।
मैं आपको दोनों पार्टियों का, जो बड़ी पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा चुनाव में 3 नेशनल पार्टी अपने दम पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और लड़ रही हैं, वहीं 2 अलायंसेस हैं, इनेलो बसपा और जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी। अब सवाल उठता है, जो आपने कहा वोट काटना या वोट में सेंधमारी करना, यही एक प्राइम जिसे स्ट्रेटजी है हर पॉलिटिकल पार्टी की। अभी अपना वोट बैंक बचा के रखें और सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करके रखें। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, उससे पहले हम कांग्रेस बीजेपी आज के हालात बात कर लेते हैं। कांग्रेस में लगातार तीसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस में चुनौती थी कि आपसी कौन गद्दी पे बैठना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया के उस बयान के बाद शैलजा कुमारी भी ये समझ गई हैं कि वो दावेदार नहीं है इस बार, और वही रणदीप सुरजेवाला समझ गए, और सबने माने या न माने इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया है कि बड़े हुड्डा यानी भूपेंद्र हुड्डा ही इस बार कमान संभालेंगे। लेकिन उनके लिए सेटिस्फैक्शन की बात है कि जो छोटे हुड्डा है दीपेंद्र हुड्डा, वो हमसे आगे नहीं जा रहे हैं, उम्र की वजह से भी सीनियरिटी। अब बात आती है 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी में क्या हुआ। 90 सीटों की विधानसभा कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, और इस 90 सीटों की विधानसभा में जब 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी हुई तो पहले दिन 30 नामों पर मोहर लग गई। अच्छा, दरअसल वो 30 नामों पर सिंगल पैनल ही आया था, ऐसी चर्चा है। और सिंगल पैनल कब आता है, किन सीटों पर, वो तब आता है जब उन नामों में कोई विवाद नहीं होता, उनको पार्टी ए कैटेगरी यानी अविवादित और जिताऊ उम्मीदवार मान रही होती है। तो वो 30 नाम फाइनल हो चुके हैं। अब बात आती है बाकी के 30 नाम, उसमें से 28 हैं विधायक जो कांग्रेस के हैं, उन पर अलग से चर्चा हुई, और जिसमें से माना जा रहा है कि 16 से 18 नामों को वापस रिपीट किया जा रहा है, और इसका ये मतलब भी है कि 10 विधायकों की टिकट कटती नजर आ रही है। यहां पर होगा विवाद। तो इस विवाद को, कि जो 10 लोग जिनकी टिकट कट रही है वो नाराज होंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए शैलजा कुमारी, क्योंकि जिस खेमे के उसकी टिकट कट रही है विधायक की, अगर वो बगावत करता है तो फिर उस विधायक से ज़्यादा वो किसको अपना लीडर मानता है उसकी जिम्मेदारी होगी। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, खुद अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं, केसी वेणुगोपाल, सबको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब बात आती है 60 सीटें लगभग फाइनल हो चुकी है, 60 सीटों पर लगभग फैसला हो चुका है। अब आज यानी तीसरा दिन जो बची हुई 30 सीटों पर चर्चा होगी। जब ये 90 सीटों पर लगभग चर्चा होकर चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, कुछ इक्का दुक्का जो भी 10-15 सीटें रह जाएंगी उसको 2 सितंबर यानी स्क्रीनिंग कमेटी में तय किया जाएगा। और अब कांग्रेस एक साथ 90 सीटें निकालना चाहती है, यानी वो 2 सितंबर के बाद अगले 5 दिन के अंदर अंदर वो सीटें निकाल देगी। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी पे कल रात को पहले तो जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर 2 प्रमुख लोगों की मीटिंग होती है, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी। उसके बाद फिर कोर ग्रुप की बैठक होती है, कुछ स्थगित होता है, फिर होती है, और कल जमकर कोर ग्रुप की बैठक में विरोध भी, नाराजगी भी, प्रत्याशियों पर चर्चा भी होती है। क्योंकि कुछ दिन पहले गुड़गांव में प्रदेश समिति की 2 दिन की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी। उस समय कुछ नाराजगी सामने आई थी, जो कि हैं राव इंद्रजीत सिंह की। अब उनकी बेटी को टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। अब कल जब मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई सीसी की, उसमें 55 नामों पर मोहर लगा दी है। ये माना जा रहा था कि 45 तो आज अनाउंस हो जाएंगे। जो लिस्ट चल रही है सुबह से, कल रात से, वो लगभग नाम फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अगले 2 दिन के लिए लिस्ट रोक दी गई है। अभी भले ही ये कहा जा रहा है कि कल आएगी, लेकिन जो बड़े नेता हैं जो उस बैठक में रहे, उन्होंने कहा कि 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि जाहिर तौर पे कुछ न कुछ इशू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उनकी तरफ से माफी मांगी गई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आपको अदिति के पास लिए चलेंगे। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके
मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफी मांगी गई है और अब जो विपक्षी पार्टी है वो इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सिंधुदुर्ग का जो जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया, आज का महाराष्ट्र का दौरा बेहद महत्वपूर्ण, चाहे फिर वो देश और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के विकास की और नए आयाम खोलेगा, उससे जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण था। क्योंकि आपने विपक्षी दलों का जिक्र किया तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपीस का जो योजनाएं, शिलान्यास और जो तमाम विकास की जो इतनी बड़ी सौगातें दी, वो अपने आप में पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन जब बात उन्होंने उस दिन की सिंधुदुर्ग का जो मामला आया और शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने को लेकर जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन था। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने या तमाम जो पार्टी से जुड़े लोग हैं या फिर अलायंस से जुड़े लोग हैं उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अजीत पवार ने मांगी, उनके मुख्यमंत्री ने मांगी, सभी ने माफ़ी मांगी। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी का माफ़ी मांगना अपने आप में दो चीज़ें दर्शाता है। पहला, अगर हम इसको संस्कारिक रूप से देखें और तो उसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है। क्योंकि जाहिर तौर पे जब शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो कि पिछले साल 2023 में 4 दिसंबर को उनका अनावरण किया गया था, और सबसे बड़ी बात है वो मौका था जब नौसेना दिवस समारोह का सेलिब्रेशन चल रहा था। और ये किस उपलक्ष्य में, जब प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें भी हैं जब वो अनावरण कर रहे थे, और उस उपलक्ष्य में था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विरासत है उसकी गाथा, उसके साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी की जो नौसेना थी उनका और जो अभी भारतीय नौसेना का जो कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश और उसको विरासत उस तरीके से देखने के तौर पर इतने तरीके से किया गया था, ये सोच के साथ। लेकिन जो कुछ हुआ उस पर प्रधानमंत्री ने बड़प्पन के साथ माफी मांगी। अब जाहिर तौर पे हर एक बात का राजनीतिक रूप होता है, भारत में हर एक मुद्दे पर राजनीति होती है। तो महाराष्ट्र चुनाव करीब हैं और इस सेंटिमेंट से पूरा महाराष्ट्र और मराठा लोग जो हैं, क्योंकि ये मराठा विरासत और विकास और तमाम चीजों की बात है, तो उस विरासत में जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनको एक सीधा सीधा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और ये कहा है कि वो हमारे पूर्वज हैं, पूजनीय हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन मराठा समाज के साथ प्रधानमंत्री ने खुद को जोड़कर उनका खुद को परिवार का सदस्य बनाकर समाज का सदस्य बनाकर, ये भी है कि अगर मुद्दे नहीं होंगे तो फिर राजनीति होगी कैसे?